आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कह रहा है जो 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से एक ऐसा है जो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है हमारा एक्टिनियम। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो U है ये +3 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। थोरियम जो है ये एग्जिप्ट्स +3 +4, एक्टिनियम जो है ये +3 केवल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। Pa हमारा +3 +4 +5 शो करता है। तो आप जब NCERT की किताब खोलेंगे तो उसमें एक टेबल बनाई गई है, उसमें कौन +3 +4 +5 कौन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और कौन 3 शो कर रहा है, कौन +4 शो कर रहा है, सब लिखा हुआ है। तो जब हम AC की बात करेंगे तो AC केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। AC से एयर कंडीशन याद रखिए तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो AC जो है केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कह रहा है एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन व्हेन Na2SO3 is added to it. This is due to the formation of। तो कह रहा है अगर अम्लीयकृत K2Cr2O7 का विलयन है और अगर उसमें Na2SO3 ऐड कर दिया जाता है तो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो कह रहा है ऐसी कौन सी चीज बन जाती है जिसके कारण हरा रंग आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प हमारा करेक्ट है Cr2SO4 का होल थ्राइस। और ऐसा मुझे लग रहा है कि पीछे जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका कलर चूंकि हरे रंग का होता है इसलिए यह हमारा जो सॉल्यूशन है वो हरे रंग में टर्न हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखी गई है K2Cr2O7 और चूंकि अम्लीय विलयन है तो H2SO4 प्लस में लिखा गया है और इसकी रिएक्शन हुई है तो K2SO4 बन जाता है प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस बन जाता है प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन निकलती है। नवजात का मतलब तुरंत बनी हुई, जैसे नवजात शिशु वैसे। तो ये ऑक्सीजन हमारी बनती है। अब यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन ऐसे हो गई। अब यहाँ पर नीचे देख के दिखाया गया है कि Na2SO4 जो Na2SO3 है उससे यही ऑक्सीजन मिल करके Na2SO4 बना देता है। अब चूंकि यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 1 है इसलिए 3 का गुणा किया गया है ताकि हमारे जो मोल्स हैं वो मेंटेन रहे या इक्वल रहे। तो यहाँ पर देखिए अब नीचे फिर से रिएक्शन लिखी गई है कि K2Cr2O7 प्लस 3 Na2SO3। अब ये पूरी रिएक्शन क्या होगी प्लस 4H2SO4, इससे 3 Na2SO4 बन जाएगा प्लस K2SO4 बन जाएगा प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O बन जाएगा। या इस रिएक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर आयन के फॉर्म में लिखें तो Cr2O7 -2 प्लस यहाँ पर SO3 -2 और यहाँ पर एसिडिक मीडियम है तो 8H प्लस लिख दिया है। यहाँ पर देखिए 4H2SO4 है तो इससे 4 दूनी 8H प्लस बनेंगे इसलिए 8H प्लस लिखा है। इससे 3SO4 का होल 3SO4 -2 प्लस 2Cr प्लस 3 इसको अलग अलग कर दिया है प्लस 4H2O बन जाता है। इस प्रकार से रिएक्शन हमारी होती है। तो कुल मिला के कौन सा कंपाउंड बना है वो Cr2SO4 का होल थ्राइस है। यहाँ पर Cr2SO4 का होल थ्राइस, इसके कारण अम्लीयकृत K2Cr2O7 विलयन हमारा हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है।
तो ये कुछ जो रिएक्शन वाले फार्मूले हैं ये जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, वैसे यहाँ का मैटर ही नहीं है, लेकिन चूंकि ये वो डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत जो भी हैं तो उन रिएक्शंस को यहाँ भी दे दिया है। इसका डिटेल हम लोग इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल एग्जिबिट कलर इन इक्वस सॉल्यूशन। कह रहा है जो 4 विकल्प दिए गए हैं, जब हम इनको पानी में डाल देते हैं तो जो जलीय विलयन बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जलीय विलयन, तो कौन सा ऐसा है जो कलरफुल होगा यानी रंगीन हो जाएगा जलीय विलयन किसको डालने पर, यानी जल में पानी में किसको डाल दिया जाए इन 4 में से जिससे कि विलयन पानी का जलीय विलयन हमारा रंगीन हो जाए। तो सेकंड विकल्प हमारा करेक्ट है Ti+3 जिसका एटॉमिक नंबर 22 है। अब देखें यहाँ पर बताएगा, इसको बारीकी से समझेंगे। तो Ti+3 जिसका एटॉमिक नंबर 22 है, तो कह रहा है आयन विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो देखें यहाँ पर बताया है कि 4s0 3d1 आएगा। अब 1 है तो जाहिर सी बात है कि 5 ऑर्बिटल होते हैं एक डी सबसेल में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये अनपेयर्ड रहेगा। तो वही कह रहा है कि आयंस विच हैव अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एग्जिबिट कलर इन सॉल्यूशन, और इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो विलयन होता है, जलीय विलयन होता है जिसमें Ti+3 डाला गया है, उसका कलर हमारा रंगीन हो जाता है क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। thus its solution will be colored। अब देखिए यहाँ पर अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको बताया गया है। तो स्कैंडियम+3 को अगर हम देखेंगे तो इसमें D0 होता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन डी में नहीं होता, यानी बाकी सब भरे रहेंगे, तो यानी इलेक्ट्रॉनों के जोड़े होंगे, पेयरिंग होगी। इन केस ऑफ La+3 में भी 4f0 होता है, यानी बाद के जितने कक्षक होंगे वो सब भरे होंगे। कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेजेंट एंड इन Lu+3 में 4f14 होता है जो कि पूर्ण भरा हुआ f कक्षक है। इसमें 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं f सबसेल में, और 7 में 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी तो 14 भर जाएंगे, तो इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कुल मिला करके कह रहा है सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एफ ट्रांजिशन। तो एफ ट्रांजिशन नहीं हो सकता, हेंस दीज आयंस डू नॉट अपीयर कलर, इसलिए ये आयन कलर नहीं देते हैं। अब बात समझने की है कि जब यहाँ पर पेयरिंग होगी तो जोड़ा बन गया, अब किसी को जोड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है। अरे जिसके शादी हो गई है उसको शादी करने की जरूरत है क्या, उसका तो जोड़ा बना है। तो जिन इलेक्ट्रॉनों के जोड़ा बने होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में उछल के नहीं जाते हैं, यानी एक बैंड से दूसरे बैंड में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। तो जैसे हम तवा को आग में गर्म करते हैं और बाहर निकाल कर रख देते हैं, तो जो गर्म हुई हीट है वही ऊष्मा बाहर निकलती है और हमें गर्मी का एहसास होता है। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो एक बैंड से, एनर्जी बैंड से दूसरे बैंड में जाते हैं, तो जब वो निकल के जाते हैं तो जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी के कारण इनमें कलर शो होता है। तो जब पेयरिंग हो जाएगी तो वो उछल के जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पेयरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जितने भी अनपेयर्ड हैं उन्हीं में हम कलर की बात करेंगे, और वो भी ट्रांजिशन की वजह से। जब एफ ट्रांजिशन होता है तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उछल के जाते हैं, तो उनकी एनर्जी में जो मतलब एनर्जी जो निकलती है उसके कारण से कलर आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 एट NOS, मतलब एटॉमिक नंबर्स इनके दिए गए हैं, Mn के 25, Fe का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिए गए हैं। और कह रहा है इन जो विकल्प दिए गए इनमें से कौन 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है
और उसके पहले आर्गन है, यानी 18। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो पहला विकल्प करेक्ट है, Ni+3 हमारा 3d4s0 इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अरे इसका Ni+3 का 3d7 4s0, और यही हमसे पूछ रहा है। तो जब हम निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और एटॉमिक नंबर जितने होंगे उनको पहले लिख लेंगे, इसके बाद में 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब Ni+3 बना। इसी प्रकार से सब में करना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जब हम इसको लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एनसीईआरटी में लिखा है। आप बाबू जब प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों ने लिखा था, तो उसको आप देखिए, उसी हिसाब से जब लिखेंगे तो Ni+3 में 3d7 4s0 आएगा। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है और यही पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, Cobalt+3 इज द आयन विद द डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर Cobalt+3 आयन है, इसमें 3d6 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबका जो जिसका होना चाहिए यहाँ पर निकाल के दे दिया है, और आप भी निकालना सीखिए, बार बार हम आपसे बात कह रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जाइए, वीडियो हमारे देखिए, वहाँ हमने इसको डिटेल में सब चीज़ों को बताया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है, कह रहा है फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट, यहाँ पर क्रोमियम है, मैग्नीज है, Fe है और कोबाल्ट है। कह रहा द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो कह रहा है कि जो ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी, तो इनका +2 की कंडीशन में +2 जब आयन बनेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है हमको बताना है। सबका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक यहाँ पर दे दिया गया है, ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बना सकें। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकें, इसलिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला विकल्प करेक्ट है। सबसे ज़्यादा Mn की स्टेबिलिटी रहेगी +2 स्टेज में, फिर Fe की फिर Cr+2 की, फिर कोबाल्ट+2 की। क्यों रहेगी इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि द ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द आइडिया ऑफ स्पिन कोरिलेशन। तो अगर हम चक्रण को कोरिलेट करें तो उस चक्रण के आधार पर हम जो स्टेबिलिटी लिखी गई है इसको हम बता पाएंगे। कह रहा है स्पिन कोरिलेशन रिफर्स टू लोअरिंग ऑफ एनर्जी फॉर लाइक पैरेलल स्पिन्स। कह रहा है जो स्पिन कोरिलेशन है ये ऊर्जा को कम कर देता है फॉर लाइक पैरेलल स्पिन, क्योंकि इसमें समांतर स्पिन होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक फोर्स इधर को लगे और एक फोर्स इसके विपरीत इधर को लग जाए तो एक दूसरे को निरस्त करेंगे। इसी प्रकार से जब पैरेलल स्पिन होती हैं, पैरेलल गलत लिखा है, एंटी पैरेलल लिखना चाहिए था, प्रति समांतर, क्योंकि एक दक्षिणावर्त घुमाता है तो एक वामावर्त इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो प्रति समांतर होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि चूंकि एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, इसलिए ऊर्जा स्तर को लो कर देते हैं। स्पिन कोरिलेशन लीडिंग टू डिक्रीज इन रिपल्सन फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ लाइक स्पिन देन फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट स्पिन इन कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। तो कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो स्पिन का कोरिलेशन होता है वो क्या करता है कि प्रतिकर्षण को डिक्रीज कर देता है फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो चूंकि विपरीत चक्रण के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर सेम चक्रण के होंगे तो इसको इसी प्रकार से समझिए कि जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन है दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन जब इनका चक्रण विपरीत हो जाता है तो रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण की प्रक्रिया में कमी आ जाती है।
लाइक स्पिन देन फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट स्पिन इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। जैसा कि अलग अलग प्रकार की स्पिन में प्रतिकर्षण होता है, तो अगर विपरीत दिशा में ये मूव स्पिन करते हैं तो उनके प्रतिकर्षण की प्रक्रिया में कमी आ जाती है। इसको बोलते हैं डिफरेंट स्पिन इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। इसको एक्सचेंज एनर्जी से हम बता सकते हैं कि ऊर्जा का स्थान एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाता है। स्पिन कोरिलेशन एंड इट्स एक्सचेंज एनर्जी गिव्स एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल स्टेबिलिटी विच इज ग्रेटेड फॉर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कह रहा है कि स्पिन कोरिलेशन की अगर बात हम करें तो जैसे हम मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली निकाले थे, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण मात्र के लिए, तो वहाँ पर क्या था कि जिसमें जो हाफ फील्ड होती थी हमारे ऑर्बिटल्स वो ज़्यादा स्टेबल होते थे। तो यहाँ पर देखिए Mn+2 में D5 बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग भरेंगे, तो गेट्स स्टेबलाइजेशन ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे क्या होता है कि चूंकि आधे भरे हुए कक्षक हैं डी सब सेल के, इसलिए ज़्यादा स्थायी होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इन Fe+2 अगर हम अब Fe+2 की देखें तो D6 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जाहिर सी बात है कि 5 की बजाय 6 हो जाएंगे, तो एक कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी 4 कक्षक हमारे खाली बचेंगे। तो इसलिए दूसरे नंबर पे Fe आ जाएगा, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल डिसेबलाइज्ड। अब प्लेसिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट+2, इसमें D7 है, तो जब 7 भरेंगे तो केवल 3 कक्षक खाली बचेंगे, क्योंकि 5 तो भर गए, फिर 6 7, तो 2 कक्षक में पेयरिंग हो गई तो 3 बचे। तो इसमें 5 अनपेयर्ड थे, इसमें 3 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड हैं, इसमें 3 अनपेयर्ड हैं। तो जाहिर सी बात है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा और उतने ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जा रही है, यानी n नंबर घटता जा रहा है, जिसका यूज हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए D7 है, तो सबसे कम इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब Cr+2 में D4 है, हैज 1 वैकेंट सबसेल। अब Cr+2 में क्या है कि D4 मतलब 4 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमारे कक्षक 5 हैं D में, तो 4 भरेंगे तो एक कक्षक खाली रह जाएगा। हैज 1 वैकेंट सबसेल नहीं ऑर्बिटल, ये गलत लिखा हुआ है। डी हमारा उपकोष है सबसेल, और इसमें 5 कक्षक या ऑर्बिटल होते हैं, इसको ध्यान देना, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो अब आगे कह रहा है कि जब इसमें एक खाली रह जाएगा, Fe+2 गेट्स मोर स्टेबलाइजेशन कंपेयर टू Cr+2। तो Fe+2 हमारा ज़्यादा स्टेबलाइज होगा Cr+2 की तुलना में। क्यों? क्योंकि देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं, लेकिन इसमें एक वैकेंट सबसेल है, मतलब ऑर्बिटल है, इसलिए इसकी बजाय Fe+2 ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें खाली यानी वैकेंट नहीं है कोई भी। आप डी में भरिए 6, कोई खाली नहीं बचेगा, एक में पेयरिंग रहेगी। 4 भरेंगे तो एक खाली बच जाएगा ऑर्बिटल। तो Fe+2 गेट मोर स्टेबलाइज। Fe क्यों ज़्यादा स्टेबल है? इसी कारण से, इसलिए Fe पहले आएगा Cr से। यहाँ देखिए, और कोबाल्ट में तो केवल 3 ही है, तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। इन्हीं 2 में कंफ्यूजन होगा, तो क्यों Fe पहले लिखा गया है Cr की तुलना में, वो बात समझ में आ गई। तो थ्रो एक्सचेंज एनर्जी सो द ऑर्डर इज एज फॉलोइंग। तो एक्सचेंज एनर्जी ये सब दिखा दिया गया, तो जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का वो हमारा सबसे ज़्यादा Mn+2 रहेगा, फिर Fe+2, फिर Cr+2, फिर CO+2। यहाँ पर अरे Mn का, फिर Fe का, फिर Cr का, फिर CO का। यहाँ पर देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले हमने बनाया है। यहाँ पर Mn को भी, Fe को भी, CO को भी, Cr को भी, तो इस बात को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम साइज। सेम साइज, एक बार क्वेश्चन ये और आ चुका है कि सेम साइज किसकी है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग लैंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है और एनसीईआरटी में हमने पढ़ा भी है। तो जिरकोनियम +4 और हाफनियम +4 की साइज लगभग सेम है। अब देखिए ये पीछे भी आ चुका है। तो हाफनियम +4 एंड जिरकोनियम +4 बिलोंग्स टू ग्रुप 4th B, but hafnium +4 has same size as zirconium +4 due to the addition of 14 lanthanide elements before it, in which electrons are added into the F subshell, which poorly shield the outer electrons and contraction in size occurs। तो देखिए बता रहा है कि हाफनियम और जिरकोनियम दोनों ही 4th B ग्रुप से हैं, लेकिन हाफनियम +4 की साइज लगभग सेम है जिरकोनियम +4 से ड्यू टू द एडिशन ऑफ 14th लैंथेनाइड एलिमेंट। इसका कारण यह है कि 14 लैंथेनाइड एलिमेंट और ऐड हो गए हैं बिफोर इट, इसके पहले, इन विच, और वहां पर क्या स्थित है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू द एफ सबसेल। इलेक्ट्रॉन क्या है, एफ सबसेल में ऐड हो गए हैं, विच पुअरली सीड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्ट्रैक्शन इन साइज आकर्स। जिससे क्या है कि चूंकि एफ सेल जो हमारा जिरकोनियम है इसमें ड्यू टू द एडिशन ऑफ 14th लैंथेनाइड एलिमेंट, 4 लैंथेनाइड एलिमेंट और जुड़ गए बिफोर इट, इसके पहले, इन इट व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू द एफ सबसेल। जिससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जितने भी थे वो एफ सबसेल में जो है ऐड हुए, व्हिच पुअरली सीड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जिससे क्या हुआ कि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको पुअरली सीड नहीं कर पाए एंड कॉन्ट्रैक्शन इन साइज आकर्स। जिससे क्या हुआ कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को नाभिक आसानी से खींच पाया और इस कारण से बाहर का इलेक्ट्रॉन पास आ गया तो दोनों की साइज बराबर हो गई, ये कारण हो गया। तो एफ सबसेल की, अब देखिए यहाँ एफ सबसेल लिखा है, ये सही है, यानी एफ सबसेल में हमारे 7 कक्षक या ऑर्बिटल होंगे। एफ हमारा उपकोष है एफ सबसेल। तो एफ सबसेल की शील्डिंग पुअर होती है, इसलिए बाहर के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच करके साइज को कम कर देगा और हाफनियम के बराबर ही जिरकोनियम की साइज हो जाएगी। अब आगे आ जाता है 57। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेशन स्टेट इन द मोस्ट कॉमन अमंग द लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड में सबसे मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सबको पता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। पीछे कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो द कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द लैंथेनाइड्स इज +3। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 and +4 आर आल्सो एग्जिबिटेड बाय सम ऑफ द एलिमेंट्स। दीज ऑक्सीडेशन स्टेट आर ओनली stable in those cases where stable 4f0, 4f7 or 4f14 configuration are achieved। तो कुल मिला के मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड की क्या है, +3। वैसे +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिबिट करती हैं, यानी शो करती हैं, मोटी मोटी भाषा में, बाकी ज़्यादा आगे दिमाग नहीं लगाना। अब 58 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सब्सटेंसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड इसको हमें मैच करना है और सब्सटेंस और उसका करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए बनाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन किस प्रक्रिया से बनता है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प हमारा करेक्ट है, तो A का 4 है। सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दोबारा आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी संपर्क विधि से बनाते हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। B का सेकंड सही है। स्टील हम बेसमर्स प्रोसेस से बनाते हैं, बेसमर्स प्रोसेस से हम स्टील बनाते हैं, तो B का सेकंड करेक्ट है। C का थर्ड करेक्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लीब्लैंड प्रोसेस से बनाते हैं, लीब्लैंड प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और अमोनिया हम लोग D का फर्स्ट यानी हैबर प्रोसेस से बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, स्टील हमारी बेसमर्स प्रोसेस,
सोडियम हाइड्रोक्साइड लिब्लैंक प्रोसेस, अमोनिया हमारी हैबर्स प्रोसेस। तो कुल मिला करके हमारा बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट और ए का फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए इसके जो ऊपर क्वेश्चन आया था वो एनसीईआरटी में, मतलब इसमें नहीं पूछना चाहिए था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछना चाहिए था, लेकिन दे दिया है तो उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन डिटेल में हम वहीं पढ़ेंगे। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से कौन शो करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड विकल्प करेक्ट है, यहाँ पर 3D5 है, 4S2 है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा सेकंड वाला शो करेगा। क्यों शो करेगा इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द एलिमेंट। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पर देखिए 3D5 4S1 कैन शो ए मैक्सिमम ऑफ 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यहाँ पर बी में क्या है 3D5 4S2 है, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो मैक्सिमम 7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 5 होगी, ऐसे जो है सब होगी। तो सबसे ज़्यादा चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर है, डी में 5 है, एस में 2 है, तो 7 नंबर इन सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए मैक्सिमम 7 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा यहाँ शो होगा। तो इसलिए हमारा 3D5 4S2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Ti22, इसका एटॉमिक नंबर है। V हमारा 23, Cr हमारा 24, Mn हमारा 25 है। तो कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, ऐसे हमको बताना है। तो ये थर्ड विकल्प हमारा सही है। सबसे ज़्यादा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की होगी, फिर उससे कम Mn की, फिर उससे कम V की, फिर उससे कम Ti की। क्यों होगी इस बात को स्पष्ट रूप से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर क्या है Mn। तो इसका देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ऐसे लिखा गया है। हम बताते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। ये हमारा एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम है। यहाँ पर देखिए एक कक्षा का लिखा है, जैसे पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर क्रोमियम का पूरा लिख दिया 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। यहाँ भी देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s। तो यहाँ पर क्या है कि सबका लिख दिया, यहाँ पर देखिए सबका लिख दिया है, ये भी लिख दिया। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया, ऐसे ही आपको लिखना है। कह रहा है इन जनरल आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बारीकी से समझना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूम रहे हैं उनमें इफेक्ट क्या है। तो कह रहा है जनरल आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, आयनन विभव है, वो Mn और Cr का, यानी पहले जो दो है फर्स्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दाएं से बाएं तरफ जाने, बाएं से दाएं तरफ जाने पर बढ़ता है। कहाँ पे? पीरियड में, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यानी जब हम एक आवर्त होता है, एक वर्ग होता है, यानी पीरियड और ग्रुप होता है, तो
तो ऊपर से नीचे को हम ग्रुप मानते हैं और बाएं से दाएं को ये या दाएं से बाएं को ये हमारे पीरियड होते हैं। तो जब हम पीरियड में चलते हैं तो पहले हमारा एमएन मिलेगा फिर सीआर। आप पीरियाडिक टेबल खोलिए एनसीईआरटी में और देखिए। तो जब हम एमएन से सीआर की तरफ जाते हैं तो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं बाएं से दाएं तरफ तो नाभिक का जो आवेश है वो बढ़ता है। तो जब नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अच्छे से खींचेगा क्योंकि आवेश बढ़ गया। तो एमएन की तुलना में सीआर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, यानी नाभिक में आवेश ज़्यादा होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींचेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिया जाएगा ये वाला, तो उसके बाद क्या होगा, जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो अब तो और अच्छे से खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निकल गया। इसलिए एमएन की तुलना में इससे इलेक्ट्रॉन अब दोबारा निकालना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। एंथैल्पी का मतलब ऊष्मा या ऊर्जा कह सकते हैं, क्योंकि अब निकालना कठिन है क्योंकि नाभिक ज़्यादा अच्छे से आकर्षित करेगा। तो यही प्रक्रिया होती है। यहाँ पर देखिए 4s2 है तो पहला में यहीं से निकलेगा, दूसरे में भी यहीं से निकलेगा, और इसमें पहला यहाँ से निकल जाएगा, दूसरा डी वाले से निकलेगा। तो आधा भरा हुआ डी वैसे ही आधा या पूर्ण भरा हुआ उपकोष या कक्षक जो होते हैं ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला निकालना और कठिन होगा। इसी प्रकार से प्रक्रिया यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसी में 3d5 आ रहा है। यहाँ पे दोनों यहाँ से निकलेंगे, दोनों यहाँ से निकलेंगे, दोनों यहाँ से निकलेंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रोमियम होगा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर V फिर Ti, फिर V फिर Ti। V में क्या है, जब यहाँ से पहला निकलेगा और दूसरा निकलेगा तो +3 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती थी, लैंथेनाइड हम लोग पढ़े थे, इसलिए V पहले है Ti बाद में, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से दोनों निकलेंगे तो 3d2 स्टेज आएगी, यहाँ से 2 सेकंड निकल जाएगा तो 3d3 आएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर V पहले है Ti बाद में, इसको समझते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, बट द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल शुड एग्जिबिट द ट्रेंड। तो Mn फिर Cr फिर V फिर Ti, ये हमारा ट्रेंड है सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। तो यहाँ पर देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर है उसकी बात कर रहा है कि Mn का होगा, फिर उससे कम Cr का, फिर उससे कम V का, फिर उससे कम Ti का। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल Mn का ज़्यादा होगा Cr से। अब पता नहीं कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ से एक निकल जाएगा तो दूसरा निकालना कठिन होगा, तो Cr का ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ कह रहा है Mn का ज़्यादा होगा Cr से और V का Ti से, तो ये तो बात समझ में आती है। लेकिन नीचे जो लिखा है इसको पढ़ते हैं। तो कह रहा है बट द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड ऑर्डर इज Cr पहले, फिर Mn बाद में, फिर V फिर Ti प्रैक्टिकली। अगर हम प्रैक्टिकल करके देखें, प्रयोगात्मक तो ये सही है, और कह रहा है अगर हम इस हिसाब से समझेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के हिसाब से तो कह रहा है ये सही है, जबकि प्रैक्टिकली ये सही है। अब ऐसा इसलिए है, आगे देखते हैं। ओनली क्रोमियम इज एक्सेप्शनल एंड रेस्ट अदर शो द नॉर्मल ट्रेंड्स। केवल क्रोमियम ही देखिए उल्टा है, यहाँ पर Mn और ये Cr बाद में है, यहाँ पर Cr पहले आ गया है, बाकी सब सही है। V है Ti वैसे ही है। तो कह रहा है कि केवल जो है एक्सेप्शन में क्रोमियम है, बाकी सब नॉर्मल है। दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ क्रोमियम इज 3d5। अब क्यों ऐसा एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ क्रोमियम में देखिए 3d5 स्टेज जो है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब इससे निकालना पड़ेगा, लेकिन जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इसीलिए Cr पहले आ गया है यहाँ पर। दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ क्रोमियम 3d5 दैट इज achieved after the loss of first chromium due to the stable configuration।
तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 3d5 की कंडीशन आ जाएगी जो कि ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए Mn की तुलना में क्रोमियम का हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आप पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए तो Mn और Cr को कि कौन किधर आता है। यहाँ पर देखिए लिखा है इन जनरल आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रोमियम बाद Mn बाद में आता हो, क्रोमियम पहले आता हो, इसलिए ऐसा लिखा गया है। Mn बाद में आता होगा, क्रोमियम पहले आता होगा, ऐसा होगा। इसको देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि सही ये होना चाहिए, लेकिन 3d5 की स्टेबिलिटी की वजह से क्या है, सही ये हो जा रहा है, ये वाला। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 61। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।